नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मीठीबा हिंदी विद्यालय के ऑनलाइन लर्निंग क्लास में आपका स्वागत है। आज हम यहाँ पर देखने जा रहे हैं कक्षा 7 के हिंदी मीडियम के विषय है सामाजिक विज्ञान। इसका जो पहला पाठ है उसका अभ्यास आज हम करने वाले हैं। तो इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके पास में आए बेल आइकन पर क्लिक करें और ऑल नोटिफिकेशन पर अनेबल कर दो, जिससे हमारे चैनल पर आने वाले सारे वीडियो आप आसानी से देख सकें। तो आइए हम यहाँ पर हमारा आज का जो विषय है सामाजिक विज्ञान, उसका जो पहला पाठ है उसका अभ्यास करने वाले हैं। पाठ का नाम है दो महान राज्य और उसमें पहला जो राज्य है वो कन्नौज। तो यहाँ पर देखते हैं कि कन्नौज राज्य, इसमें पहला जो शासन करता है वो कौन है? हर्षवर्धन। और उसका समय है ईस्वी सन 606 से 646। तो आइए अब हम आगे देखते हैं कि पिता प्रभाकर वर्धन की मृत्यु हो जाने से बड़े भाई राज्यवर्धन स्थानेश्वर की राजधानी संभालते थे। गौड़ राजा शशांक के धोखा देने से उनकी मृत्यु हो गई। कि क्या होता है कि हर्षवर्धन के जो पिता थे प्रभाकर वर्धन, तो उनकी मृत्यु हो जाती है। तो उसके बाद उसका जो बड़ा भाई था हर्षवर्धन का, वो सारे राज्य का कारभार जो था वो संभालता था, उसकी राजगद्दी को संभालता था। और क्या होता है कि गौड़ राजा जो है शशांक, तो उसने उन्हें धोखा दिया था, तो इसके कारण उसकी मृत्यु हो गई थी। और इसके बाद क्या होता है कि बहन राजसी को मालवा के राजा देवगुप्त ने कैद कर लिया था। ऐसे विपरीत संयोगों में राज्य के महत्वपूर्ण लोगों की सलाह से हर्षवर्धन ने थानेश्वर, यानी कि वर्तमान में हम अभी जो पंजाब और हरियाणा कहते हैं, तो वह राजगादी उन्होंने संभाली थी। राजसत्ता प्राप्त करते ही उन्होंने बहन राज्यश्री को कैद से मुक्त कराने का निश्चय किया था। कि उन्होंने क्या किया था कि जैसे ही उन्होंने अपने राज्य की जो राजगद्दी थी वो संभाली, तो उनकी बहन को जो कैद करके रखा था, तो सबसे पहले उन्हें राजसी जो कैद थी उन्हें मुक्त कराने का निश्चय किया था। वनवासी स्त्रियों और मित्र बौद्ध साधु दिवाकर की मदद से हर्षवर्धन को राज्य श्री को विंध्य के जंगलों में सती होने से रोकने में सफलता मिली। कि क्या होता है कि वनवासी स्त्रियां जो वनवास में रहती है, वो स्त्रियां और बौद्ध साधु और दिवाकर की मदद से हर्षवर्धन को राज्यश्री को विंध्य के जंगलों में सती होने से, यानी कि सती कब होती है कि जब उसका पति जो होता है वो मृत्यु पाता है, तो उसके पीछे से उसकी पत्नी को क्या होना होता है? सती होना होता है। तो उसी के अग्नि में जलकर उन्हें भी मर जाना होता है, तो इसे सती कहते हैं। तो यह राज्यश्री जो है वो भी जंगल में उनके पति के मृत्यु होने से उसके पीछे सती होने वाली थी, तो उन्हें वो रोकता है, तो इसमें उन्हें सफलता मिलती है। इस समय कन्नौज, यानी कि उत्तर प्रदेश का राज्य राजा बीना का होने से हर्ष ने अपनी बहन के उस राज्य को अपने अधिकार में ले लिया। उसके पश्चात उसने मालवा के राजा देवगुप्त को हराया। कि वह क्या करता है कि इस समय कन्नौज का राज्य राजा के बिना का हो जाता है, तो वह क्या करता है कि अपनी बहन के उस राज्य को उन्होंने अपने अधिकार में ले लिया। कि अपनी बहन का जो सोहर होता है वो उसकी मृत्यु हो जाती है, तो वो संचालन वो अपने हस्तक ले लेता है। और फिर उन्होंने मालवा के राजा देवगुप्त को हराता है। गौड़ राजा शशांक पर आक्रमण की योजना के रूप में उसने कामरूप, यानी कि असम के राजा भास्कर वर्धन के साथ चतुराई पूर्वक मैत्रीपूर्वक संबंध स्थापित किया। कि यहाँ पर देखते हैं कि ये जो हर्षवर्धन है उन्होंने क्या किया? भास्कर वर्धन के साथ चतुराई पूर्वक मैत्रीपूर्ण संबंध अपना स्थापित कर दिया। बाद में उसने विशाल सेना के साथ
गौड़ राजा शशांक को परास्त किया और उसके राज्य का अधिकांश भाग जीत लिया। मालवा और सौराष्ट्र पर भी विजय प्राप्त की कि उन्होंने चतुराई पूर्वक से संबंध अपना स्थापित कर दिया। और फिर क्या करता है कि उन्होंने उसका जो अधिकांश भाग था वह उन्होंने अपने हिस्से में कर लिया और इसके साथ उन्होंने सौराष्ट्र पर भी विजय प्राप्त कर ली। जबकि दक्षिण के चालुक्य राजा पुलकेशी द्वितीय के साथ युद्ध में उसे सफलता नहीं मिली कि उन्होंने ये तो किया, पर दक्षिण के चालुक्य राजा पुलकेशी द्वितीय के साथ युद्ध में उसे सफलता नहीं मिलती है। फिर भी वह निरंतर 7 वर्ष तक विजय यात्रा करके सम्राट हर्षवर्धन ने थानेश्वर के एक छोटे से राज्य में से उत्तर भारत में एक विशाल साम्राज्य स्थापित किया। कि फिर भी वह क्या करता है कि निरंतर कि लगातार वह 7 वर्ष तक विजय यात्रा करता है और सम्राट हर्षवर्धन ने क्या किया, थानेश्वर के एक छोटे से राज्य में से उत्तर भारत में एक विशाल साम्राज्य स्थापित कर लिया था। तो यहाँ पर ये जो सम्राट हर्षवर्धन का चित्र दिया है, तो उन्होंने इस तरह से ऐसे राजाओं के साथ युद्ध करके अपने राज्य में क्या किया था, अपने राज्य को बढ़ाया था और साथ साथ में उन्होंने एक विशाल साम्राज्य भी स्थापित कर दिया था। तो आइए यहाँ पर देखते हैं कि हमें क्या विचार करना है कि सम्राट हर्षवर्धन ने उपर्युक्त राज्यों को हराया, क्या यह योग्य था कि उन्होंने यहाँ पर जितने भी राज्यों के साथ युद्ध किया और अपने हिस्से में ले लिया, तो ये करना क्या योग्य था। तो यहाँ पर देखते हैं कि हमें इसके बारे में सोचना है कि हम अपने मन से इसे क्या कह सकते हैं। तो अब हम देखते हैं हर्ष का शासन और संचालन कि उस वक्त हर्ष यानी कि हर्षवर्धन उस वक्त उसका शासन और संचालन कैसा था। राज्य के समस्त व्यवस्था तंत्र पर हर्षवर्धन स्वयं देखरेख रखता था कि वह अपने राज्य का संचालन कैसे करता था कि समस्त व्यवस्था तंत्र जो था तो हर्षवर्धन स्वयं उस पर देखरेख रखते थे। निरीक्षण करने के लिए वह स्वयं राज्य के विविध भागों में सतत यात्रा करता था कि राज्य में कैसा चल रहा है, कैसा क्या हो रहा है, तो वो देखने के लिए वो क्या करता था कि हमेशा विविध भागों में अलग अलग भागों में जाकर हमेशा यात्रा करता था और उसका निरीक्षण करता रहता था। अपनी दिनचर्या को उसने 3 भागों में बांटा था कि उन्होंने अपनी दिनचर्या यानी कि पूरा दिन जो था तो उन्होंने पूरा दिन 3 भागों में बांट दिया था। प्रथम भाग संचालन यानी ये जो प्रथम भाग है वह राज्य का संचालन करने के हेतु और शेष बाकी के जो 2 भाग है वह प्रजा कल्याण तथा धार्मिक कार्यों के लिए उन्होंने पूरे दिन का 3 भागों में विवरण किया था। तो वह क्या करता था कि संचालन में वह न्यायप्रिय और कर्तव्य पालन में अत्यंत नियमित था कि राज्य का संचालन करते थे तो उसमें वह अत्यंत क्या थे, न्यायप्रिय और कर्तव्य पालन में अत्यंत नियमित था। यानी कि जो भी करना होता है तो वह अपने नियम से विरोध नहीं करता और अपना कर्तव्य अपना जो कार्य है वह अत्यंत नियमित रूप से कि समय के अनुसार करता था। और सत्कार्य करते समय वह भोजन करना भी भूल जाता था कि उन्हें अपनी न्याय व्यवस्था से ज़्यादा लगाव था और व्यवस्था तंत्र अच्छे से चले इसलिए वह पूरा समय अपना जो उन्होंने बांटा है राज्य के लिए तो वो पूरा समय देता था। और अच्छे कार्य सत्कार्य यानी कि अच्छे कार्य करने पर वह क्या तक भूल जाता था कि वह भोजन करना भी भूल जाता था। तो अपना समय वह इस तरह से राज्य को देता था। यहाँ पर नीचे दिया गया है कि उस समय हर्षवर्धन के हस्ताक्षर कि इनके ये जो है ये इनके उस समय के हस्ताक्षर है। आगे देखते हैं कि हमें इसके बारे में आगे ये जानकारी
हासिल करनी चाहिए कि राज्य का संचालन करने के लिए सम्राट हर्ष के मंत्रियों में सेनापति, प्रतिहार यानी कि द्वारपाल, संधि विग्राहक, विदेश मंत्री, राजदूत, पर राज्य मंत्री, महादंडनायक, मुख्य न्यायाधीश, पक्ष पटलिक, पंजीकरण करने वाला जो होता है वह थे। तो उनके राज्य में उन्होंने यहाँ पर जो हमने देखा कि इतने लोग जो थे, तो राज्य का व्यवस्था तंत्र, उनका शासन अच्छे से चले, व्यवस्थित ढंग से चले, इसलिए उन्होंने अपने राज्य में संचालन करने के लिए उन्होंने सेनापति, प्रतिहार, द्वारपाल, संधि विग्रह यानी कि विदेश मंत्री आदि, जैसे अभी हमारे यहाँ जो नेताओं को अलग अलग तरह से कार्य सौंपे गए होते हैं, मंत्री बनाते हैं, गृह मंत्री बनाते हैं आदि, उस समय भी ऐसे न्यायाधीश आदि बनाए जाते थे और राज्य तंत्र को व्यवस्थित रूप से चलाते थे। यहाँ पर हमें विचार करना है कि इस समय आपके जिला और तहसील का संचालन करने के लिए कौन कौन से अधिकारी है, कि अभी हम यहाँ पर सोच सकते हैं कि अभी हमारे देश में जो हमारे राज्य में जहाँ भी रहते, तो वहाँ पर संचालन तंत्र कैसे चलता है, उन्हें चलाने के लिए कौन कौन से व्यक्ति, मंत्री या अधिकारी चुने जाते हैं। तो हमें ये सोचना है और बच्चों हमें यहाँ पर ये सोचकर अपनी कॉपी में ये भी लिखना है कि हमारा जो ये अभी जिला है या तहसील है, तो वह उसका संचालन कौन करता है और किस तरह से कैसे वह व्यवस्थित चलता है, वो हमें अपने आप विचार करके लिखना है। आगे हम यहाँ पर देखते हैं कि हर्षवर्धन ने राज्य में अनेक विश्राम गृह, बावड़ी, कुआं, तालाब, मठ और विहार बनवाए थे। कि यहाँ पर जो हर्षवर्धन है, तो उन्होंने अपनी प्रजा के लिए, अपनी प्रजा के मनोरंजन के लिए, उनकी सुविधाओं के लिए उन्होंने क्या किया था कि राज्य में अनेक विश्राम गृह बनवाए थे, बावड़ी बनवाई थी, कुआं बनवाया था, तालाब, मठ और विहार भी बनवाए थे। उन्होंने उसके समय जीव हिंसा पर प्रतिबंध लगाया था कि उन्होंने उस समय जीव हिंसा जो हो रही थी, लोग जो पशुओं का शिकार करते थे, एक दूसरे को मारते थे, तो उन्होंने उस पर प्रतिबंध लगाया था। और वह क्या करते थे कि प्रतिवर्ष वह एक बौद्ध धर्म चर्चा सभा बुलाता था कि वह हर वर्ष साल में एक बार वह बौद्ध धर्म चर्चा सभा बुलाता था और हर 5 वर्ष पर प्रयाग में बड़ी धर्म परिषद और दान महोत्सव का आयोजन भी करता था। कि वह साल में एक बार बौद्ध धर्म परिषद बुलाता था और 5 साल के बाद वह क्या करता था कि प्रयाग में बड़ी धर्म परिषद सभा बुलाता था और वहाँ पर दान महोत्सव का आयोजन करता था, यानी कि वहाँ पर वो दान करता था। वहाँ पर उन्होंने ये उनका जो दान करने का जो अच्छा कार्य है वह करता था। धर्म परिषद के दरमियान वह अपने भंडार और शरीर पर के आभूषणों को खाली हो जाने तक दान करता था। कि धर्म परिषद में वह क्या करता था कि वह अपने भंडार में जो भी भरा हो वह सब दान में दे देता था। यहाँ तक कि अपने शरीर पर जो आभूषण है वो भी जब तक खाली नहीं हो जाते थे तब तक वह दान करता रहता था। सुसंस्कृत साहित्यकार और महाकवि बाणभट्ट हर्ष के दरबार की शोभा बढ़ाते थे। कि सुसंस्कृत ये जो साहित्यकार है वह महाकवि बाणभट्ट हर्ष के दरबार की शोभा बढ़ाते थे, यानी कि उनकी सभा में ये जो लोग हैं वह भी आते थे। उनकी महान रचना हर्षचरित और कादम्बरी संस्कृत साहित्य में अद्वितीय स्थान रखती है। कि उनकी जो रचना है हर्षचरित और कादम्बरी वह एक संस्कृत साहित्य में अद्वितीय स्थान रखती है। कि इन्होंने ये हर्षचरित और कादम्बरी अपने साथ रखी थी और अद्वितीय स्थान रखती है। सम्राट हर्षवर्धन स्वयं भी साहित्यकार थे। सम्राट हर्षवर्धन खुद साहित्यकार थे, यानी कि उन्हें भी साहित्य का शौक था। उन्होंने क्या क्या लिखा है, नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका नामक
3 नाटक लिखे थे कि वह स्वयं एक साहित्यकार थे, वो भी साहित्य लिखते थे। तो उन्होंने नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका नामक 3 नाटक लिखे थे। सम्राट हर्ष के समय का कई महत्वपूर्ण बातें हर्षचरित से आज हमें जानने को मिलती है कि सम्राट हर्ष के समय कई उनके समय की जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो हमें उनके पुस्तक हर्षचरित से आज भी हम जान सकते हैं। तो आइए यहाँ पर अब हम देखते हैं कि ये जो भारत का जो ये नक्शा दिया गया है तो उसमें हर्षवर्धन ने अपना विस्तार कहाँ तक बढ़ाया था। तो ये सब उनकी जो उनका जो राज्य है कहाँ तक विकास पामा था, उन्होंने कहाँ तक पूरा बढ़ाया है उनका जो राज्य, ये यहाँ पर उन्होंने दिखाया है। तो साथ साथ उसका भी हमें अभ्यास करके देखना है। तो यहाँ पर हर्षवर्धन की जो राज्य की व्यवस्था है वह संचालन कैसे करता है, वह खुद एक साहित्यकार है, उसमें भी उसे कैसा रस है, ये सब हमने यहाँ पर देखा। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर एक प्रवृत्ति दी गई है कि हमें क्या करना है। यहाँ जो प्रवृत्ति लिखा है और इसके नीचे हमें क्या करना है वो दिया है, तो वो भी देखते हैं कि अपनी पाठशाला की भौतिक साधनों की सूची तैयार करें। यानी कि हमारी पाठशाला में, हमारे स्कूल में जो भौतिक साधन है तो उसकी सूची बनानी है कि हम कौन कौन से भौतिक साधनों का उपयोग स्कूल में करते हैं, उसका उपयोग कौन कौन से साधन है, कैसे करते हैं, वो आपको अपनी कॉपी में लिखना है। और वे साधन हमें किसके द्वारा मिलते हैं वो लिखना है, और दाताओं द्वारा उसमें से क्या क्या मिला है कि हमारे स्कूल में जो भी साधन है जिसका हम उपयोग करते हैं तो वो हमें कैसे मिले हैं, किसके द्वारा मिले हैं, और दाताओं द्वारा उनमें से क्या क्या मिला है। हमारे स्कूल में जितने भी सारे साधन हैं तो हमें कैसे मिले हैं, और हमें दाताओं ने यानी कि जो दान करते हैं, दान के हिसाब से जो दे जाते हैं तो उनके द्वारा कौन कौन सी चीज़ें हमारे स्कूल में है वो भी लिखना है। फिर दाता किस लिए पाठशालाओं को दान देते हैं तो वो भी लिखना है कि ये जो दाता है जो दान करते हैं तो वो किस लिए हमें ये सब देते हैं, तो वो भी हमें लिखना है। तो हमारी शाला में कौन कौन से भौतिक साधन होते हैं जिसका हम उपयोग करते हैं, तो कोई चीज़ ऐसी होती है जो हमें स्कूल से मिलती है, कोई चीज़ ऐसी होती है जो दान देते हैं वो देते हैं, वो देकर हमें जाते हैं हमारी सुविधाओं के लिए। और उनमें से दाताओं ने हमें कौन कौन सी चीज़ें दी है वो, और ये सब चीज़ें, ये जो हमारे ज़रूरी उपयोगी चीज़ें हैं तो वो हमें किस लिए दान देते हैं कि किस लिए, ताकि हम इसका उपयोग कर सके और अपनी पढ़ाई में उसका अच्छे से उपयोग कर सके और हमारी पढ़ाई में और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से हम उसकी पढ़ाई कर सके। इसलिए ये सब चीज़ें जो होती है उसका हमें दान भी मिलता है। अब आगे देखते हैं कि सम्राट हर्षवर्धन और नालंदा विद्यापीठ। सम्राट हर्षवर्धन के समय की ये जो नालंदा विद्यापीठ है उसके बारे में देखते हैं। हर्ष ने अपने राज्य की नालंदा विद्यापीठ और उसके आचार्य शीलभद्र को आवश्यक सभी सहायता देकर देश विदेश में प्रसिद्धि दिलाई थी। कि उन्होंने क्या किया था कि उनके राज्य में जो ये नालंदा विद्यापीठ और नालंदा विद्यापीठ थी तो उसके जो आचार्य थे शीलभद्र, तो उन्होंने क्या किया था कि उस विद्यापीठ में उन्होंने आवश्यक सभी सहायता देश विदेश में प्रसिद्धि दिलाई थी। कि इस विद्यापीठ में उन्होंने जिन भी चीज़ों की आवश्यकता थी वो सभी सहायता देकर उन्होंने इस विद्यापीठ को देश विदेश में प्रसिद्धि यानी कि प्रख्यात किया था। नालंदा विद्यापीठ के रख रखाव के लिए उन्होंने लगभग 100 जितने गांव दिए थे। कि क्या किया था उन्होंने, ये जो 100 जितने गांव किस लिए उन्होंने दिए थे कि नालंदा विद्यापीठ को उसको संभाले, उसको अच्छी तरह से चलाए और
को अच्छे तरीके से प्रसिद्धि मिले, इसलिए उन्होंने 100 गांव उन्हें दे दिए थे। लौह, स्वर्ण और पारा की भस्म का औषधीय उपयोग बताने वाले रसायन शास्त्री नागार्जुन नालंदा विद्यालय के ही थे। ये जो है हमारे लौह, स्वर्ण और पारा की भस्म को क्या बताते थे? औषधीय उपयोग बताने वाले जो रसायन शास्त्री थे नागार्जुन, ये कहाँ के थे? नालंदा विद्यापीठ के ही थे। ये जो चित्र दिया है ये नालंदा विद्यापीठ का चित्र है। जो ये ऐसी थी नालंदा विद्यापीठ जो देश विदेश में प्रख्यात प्रसिद्धि मिल चुकी थी उन्हें, और उसमें प्रसिद्धि पाने में यहाँ पर राजा हर्षवर्धन ने उन्हें बहुत सारी सुविधाएं दी थी। तो अब हम यहाँ पर नालंदा विद्यापीठ के बारे में 2-3 बातें लिखी है, उसके बारे में भी जान लेते हैं कि वहाँ पर कैसा नियम था और कैसे वहाँ पर छात्रों को शिक्षा दी जाती थी। तो नालंदा विद्यापीठ में प्रवेश के लिए विद्यार्थी को प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण करनी पड़ती थी। कि नालंदा विद्यापीठ में अगर कोई विद्यार्थी पढ़ने के लिए जाना चाहता है तो उन्हें वहाँ पर कैसे प्रवेश दिया जाता था कि प्रवेश परीक्षा जो है वो उत्तीर्ण करनी पड़ती थी, यानी कि उन्हें पास करनी पड़ती थी। नालंदा विद्यापीठ में रहने, खाने और शिक्षा प्राप्त करने की निःशुल्क व्यवस्था थी। कि वहाँ पर क्या था कि वहाँ पर अगर हम अभ्यास करने गए हैं तो वहाँ पर रहना, खाना और शिक्षा प्राप्त करना निःशुल्क, यानी उसका कोई भी हमें शुल्क भरना नहीं पड़ता था, यानी कि कोई भी फीस, कोई भी पैसा भरना पड़ता नहीं था। ऐसी वहाँ पर व्यवस्था थी। नालंदा विद्यापीठ के भव्य और समृद्ध पुस्तकालय का नाम था धर्मगंज। कि यहाँ पर नालंदा विद्यापीठ में भव्य और समृद्ध पुस्तकालय था, लाइब्रेरी, यानी कि बहुत बड़ी लाइब्रेरी थी और जिसका नाम धर्मगंज था। कि हर्षवर्धन के समय में वहाँ पर के लोगों का जीवन कैसा था, यानी कि वहाँ का लोगों का जीवन कैसा था उसके बारे में देखेंगे। कि तत्कालीन नगर और गांवों के चारों तरफ किलेबंदी थी। कि उस समय जो नगरवासी थे, जो नगर था उनका, तो वहाँ पर क्या था कि चारों ओर से गांव पर क्या किलेबंदी करवाई थी। उसमें प्रवेश के लिए बड़े दरवाजे थे और गांव के अंदर प्रवेश करने के लिए वहाँ पर प्रवेश के लिए बड़े दरवाजे बनवाए थे। समाज में मुख्य 4 वर्ण थे। कि समाज जो था वहाँ पर कितने वर्ण थे? 4 वर्ण थे। तो वह कौन कौन से थे? कि पर्दा प्रथा और अंतरजातीय विवाह प्रथा प्रचलित नहीं थी। कि वहाँ पर स्त्रियों को पर्दे में रहना था और अंतरजातीय विवाह प्रचलित नहीं था। कि अन्य जाति में जो विवाह करवाते थे वह प्रचलित नहीं थी। उसके साथ ही क्या था कि सती प्रथा, बाल विवाह और बहुपत्नी प्रथा शुरू हो चुकी थी। कि वहाँ पर क्या था कि सती प्रथा, यानी कि क्या होता है कि जब किसी स्त्री का पति जो है उसकी मृत्यु होती है तो उस स्त्री को उसके साथ उसके पीछे सती होना पड़ता था, यानी कि उसकी चिता में ही उन्हें बैठकर अपने आप को अग्नि लगानी होती थी। और बाल विवाह और बहुपत्नी प्रथा शुरू हो चुकी थी। उस समय क्या था कि बाल विवाह, जब छोटे छोटे बच्चे होते थे तो उसी समय बाल विवाह कर दिया जाता था। वह बचपन में ही उन लोगों की शादी करवाई जाती थी। और बहुपत्नी प्रथा शुरू हो चुकी थी, यानी कि बहुपत्नी, यानी कि एक से ज़्यादा पत्नी वो रख सकते थे, ऐसी प्रथा वहाँ पर हो चुकी थी। लोग भोजन में दूध और उनकी बनावटों के उपरांत गेहूँ, चावल, फल और साग सब्जी का खूब उपयोग करते थे। कि उस समय के लोगों में भोजन में वो क्या क्या लेते थे कि दूध और उसकी बनावटों के उपरांत वह गेहूँ, चावल, फल और साग सब्जी का खूब उपयोग करते थे, यानी कि ये उन लोगों का प्रिय खुराक था।
लोग पहनावे में क्या पहनते थे कि लोग सादा सफ़ेद और स्वच्छ वस्त्र पहनते थे। कि वो कैसा पहनते थे? सादे वस्त्र पहनते थे और सफ़ेद और स्वच्छ, यानी कि वह ऐसे धुले हुए स्वच्छ कपड़े पहनते थे। तो पुरुष धोती और स्त्रियां साड़ी पहनती थी। पुरुषों में धोती और स्त्रियां साड़ी पहनती थी। उनके गहनों में कि ये लोग भी उस समय भी गहने पहनते थे। तो गहनों में क्या क्या था? फूलमाला थी, छल्ला, अंगूठी, कड़ा, कंगन, हार वगैरह का समावेश होता था। कि वह लोग भी गहनों का इस्तेमाल करते थे। तो फूलमाला पहनते थे, अंगूठी, छल्ला, हाथों में कड़ा, कंगन और गले में हार जैसी चीज़ें वह अपने गहनों में पहनते थे। और मनोरंजन के शतरंज और चौरस प्रचलित था। कि मनोरंजन के साधनों में कौन से साधनों का उपयोग करते थे? कि वह लोग शतरंज खेलते थे और चौसर उस समय प्रचलित था। नट और मदारी गाँव में घूमकर लोगों का मनोरंजन करते थे। तो इसके अलावा मनोरंजन के लिए और क्या होता था? नट, यानी कि जो खेल दिखाते हैं, अभी भी कहीं कहीं हमें देखने को मिलता है कि ऐसे हमारे गलियों में गांव में आ जाते हैं, एक 8-10 लोगों की वो टुकड़ी बनाकर आते हैं वो, और जो अपना खेल है वो दिखाते हैं। और मदारी, जो मदारी होते हैं वो भी अपने साथ ऐसे प्राणियों को लेकर आते हैं और लोगों को दिखाते हैं और उनका मनोरंजन भी करते हैं। कि अब आगे देखते हैं कि प्रजा का मुख्य व्यवसाय कृषि और पशुपालन था। कि उस समय प्रजा क्या करती थी? कि उनका मुख्य जो व्यवसाय था वह क्या था? कृषि और पशुपालन। कृषि यानी कि खेती करना और पशुपालन यानी कि ये लोग पशुओं को पालते थे और उनके पास से जमीन महसूल का छठा भाग ही लिया जाता था, जो नहीवत यानी कि बिल्कुल नहीं जैसा ही जमीन का जो महसूल था वह उन्हें भरना पड़ता था। आंतर और बाह्य व्यापार वेश्यों के हस्तक था। व्यापार और चीज वस्तुओं के आयात निर्यात के लिए पाटलिपुत्र से भृगु कच्छ, यानी कि अभी जो हम वर्तमान में जिसे भरूच कहते हैं, वहाँ पर वह सीधे मार्ग जैसी सुविधा राज्य की तरफ से की गई थी। कि अंतर्ज्ञातीय आयात निर्यात यानी कि जो चीज़ें थी वह एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए इन्होंने ये जो राजमार्ग थे वह राज्य की तरफ से इसकी सुविधा भी की गई थी। व्यापार विनिमय के लिए सोने चांदी के सिक्कों का चलन था। कि जो व्यापार करते थे तो उसका लेन देन करने के लिए अभी जैसे हम पैसे देते हैं तो वहाँ उस समय वो क्या करते थे कि सोना चांदी के जो सिक्के थे उसका चलन था, वो सोने चांदी के सिक्के उपयोग में लेते थे। गहनों, मूर्तियों, हाथीदांत तथा इमारती लकड़ी का गृहोपयोगी सामान बनाकर निर्यात किया जाता था। कि क्या करते थे? गहने बनाते थे, मूर्तियाँ बनाते थे, हाथीदांत तथा इमारती लकड़ी यानी कि जो मजबूत लकड़ियाँ होती है इमारत बनवाने के लिए उपयोग में ली जाती है। तो ये सब चीज़ों को कहाँ पर उपयोग में लिया जाता था? कि गृहोपयोगी साधन बनाकर निर्यात किया जाता था, यानी कि जो हमें गृह उपयोग में काम आए ऐसी चीज़ें बनाकर ये लोग एक जगह से दूसरी जगह उस समय भेजा जाता था। व्यापार का पलड़ा भारत की तरफ झुका होने से समृद्धि तेजी से बढ़ रही थी। कि इस तरह से हमारे यहाँ भारत में ये सब चीज़ों की आयात होती थी, निर्यात करते थे। तो इसके कारण हमारे यहाँ जो ये सब चीज़ें ज़्यादा बिक रही थी, तो इसके कारण हमारे यहाँ आयात भी ज़्यादा होती थी। हर्षवर्धन के युग दौरान रोम से भारत की तरफ खूब सोना व्यापार के कारण खींचा चला आ रहा था। कि हर्षवर्धन का जब समय था तो उस समय रोम जो है वहाँ से रोम से क्या था कि भारत की तरफ खूब सोना व्यापार के कारण खींचा चला आ रहा था। कि हमारे यहाँ जो चीज़ें बनती थी तो वो बाहर जाती थी, तो इसके कारण
रोम से भारत की तरफ बहुत सारे सोना व्यापार के कारण हमारे यहाँ आ रहा था, तो इसके लिए हमारे यहाँ भारत में समृद्धि ज़्यादा बढ़ रही थी। हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म का पालन करने वाली प्रजा में हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म का पालन करने वाली प्रजा में सर्वधर्म समभाव की भावना थी कि यहाँ पर जो प्रजा थी वो कैसी थी, हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म, इन सब धर्मों का पालन करने वाली प्रजा थी। फिर भी वहाँ इन लोगों में क्या था कि सर्वधर्म समभाव की भावना, यानी कि सभी धर्मों को वो समान दृष्टि से देखने वाली भावना इन लोगों में थी। कि अब हम यहाँ पर ये जो वाक्य दिए हैं तो इनके बारे में हमें विचार करना है। और बच्चों, आप लोगों को अपनी कॉपी में भी विचार करके ये बातें लिखनी है। कि इसमें पहला है कि सम्राट हर्ष के समय प्रजा में कौन कौन सी कुप्रथाएं थी, कि सम्राट हर्षवर्धन के समय में कौन कौन सी ऐसी कुप्रथाएं थी जो हमें अच्छी नहीं लगती थी, ऐसी प्रथाओं के बारे में लिखना है। फिर दूसरा है, आज भारत में कौन कौन सी कुप्रथाएं देखने को मिलती है, कि हमारे यहाँ आज भी कुछ ऐसी प्रचलित प्रथाएं हैं, कुप्रथाएं हैं जो हमें अच्छी नहीं लगती है, तो अभी भी कौन सी वो हमें देखने को मिलती है, वो भी लिखना है। और फिर वर्तमान समय में मनोरंजन के कौन कौन से साधन है, कि हमारे यहाँ अभी हम मनोरंजन के लिए कौन कौन से साधनों का उपयोग करते हैं, वो भी लिखना है। फिर चौथा है, प्राचीन समय में नगर के चारों ओर किलेबंदी क्यों की जाती थी, कि उस समय क्या होता था कि जो नगर होते थे उनके चारों ओर किलेबंदी करवा दी जाती थी, तो वो किस लिए करवाई जाती थी उसके बारे में भी हमें सोचकर लिखना है। तो बच्चों, यहाँ तक हमने देखा और ये सब सारी जानकारियाँ हमने हासिल की, परंतु ये सब देखने के बाद हमारे मन में प्रश्न होता है कि ये सब जानकारियाँ कहाँ से हमें मिली। तो देखते हैं कि आपके मन में प्रश्न होगा कि यह सब किस तरह पता चला, कि हमने ये सब देखा, ये तो बहुत सालों की बात है, तो हमारे मन में विचार आएगा कि ये सब कैसे पता चला। तो देखते हैं कि उसका उत्तर है, यह एक चीनी यात्री की दैनंदिनी के आधार पर, वह चीनी यात्री था ह्वेन सांग। तो देखते हैं कि बच्चों कि ये सब जानकारियाँ हमने किसके द्वारा हासिल की है, कि एक चीनी यात्री है, वो कौन है, ह्वेन सांग, यानी कि वह उनकी दैनंदिनी यानी कि हर रोज़ की उनकी जो भी क्रियाएं थी, जो भी कुछ बातें थी, वह क्या करता था, हम जैसे अपनी दैनिक नोंद पोथी बनाते हैं, हम स्कूल में जाते हैं तो हम भी पूरे दिन का जो स्वाध्याय होता है, जो पढ़ा होता है वो लिखते हैं, तो इसी तरह इस चीनी यात्री ने भी अपनी दैनंदिनी बनवाई थी। तो ये सब जानकारियाँ हमें उस दैनंदिनी के आधार पर से मिली है। तो यहाँ पर ये जो है वो ह्वेन सांग है, जो वो नित्य हर रोज़ अपनी दैनंदिनी लिखता था और उन्होंने घूम घूम कर जो यात्राएं की थी, जहाँ से ये सब सारी बातें उन्होंने लिखी, तो ये सब उनका जो घुमा हुआ विस्तार है उसके बारे में भी यहाँ पर हमें दिखाया है। अब आगे देखते हैं कि ह्वेन सांग, उनका समय है 629 से 645 की इनका समय है, जो भारत की यात्रा की है। कि हर्ष के समय काल में यह चीनी यात्री भारत आया था, कि ये कब आया था भारत में, जब हर्षवर्धन का समय था तब वह ये चीनी यात्री भारत आया था। बौद्ध धर्म के अध्ययन के लिए आए ह्वेन सांग ने 5 वर्ष तक तो नालंदा विद्यापीठ में रहकर अध्ययन किया था। कि उसने क्या किया था कि 5 वर्ष तक वो कहाँ पर रहा था, और नालंदा विद्यापीठ जो थी वहाँ पर रहकर उन्होंने अध्ययन किया। कि अब हम यहाँ पर जान लेते हैं कि वर्तमान भारत के किन किन राज्यों की ह्वेन सांग ने यात्रा की थी। पीछे दिए नक्शे के आधार पर उसकी सूची बनाइए कि हमें अभी वर्तमान में इस समय में इन राज्यों में उन्होंने
अभी कौन से नाम से हम जानते हैं उन राज्यों को, तो उन्होंने कहाँ पर यात्रा की थी वो भी हमें लिखना है। और इसके बारे में यहाँ जान लेते हैं कि 15 वर्ष तक ह्वेन-सांग ने भारत के अलग अलग भागों में घूमकर हमारी सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक परिस्थिति का वर्णन लिखा है कि उन्होंने क्या किया कि ये जो चीनी यात्री है उन्होंने 15 वर्ष तक भारत के अलग अलग भागों में घूमकर, कि वह एक यात्री था तो उन्होंने 15 साल तक भारत की अलग अलग भागों में घूमकर उन्होंने क्या किया कि सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक परिस्थिति का वर्णन लिखा है। 15 साल तक घूमा और हमारे यहाँ जो सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक परिस्थिति जो है वह उन्होंने देखी और अपने जो दैनंदिन है उसमें लिखी। इसी सन 635 में वह मध्य एशिया के रास्ते चीन लौटा। उसके बाद वह क्या करता है कि इसी सन 635 में वह मध्य एशिया के रास्ते से चीन लौट जाता है। वह उस समय क्या करता है कि कई पुस्तकें, अवशेष और मूर्तियाँ साथ ले गया, कि उसके साथ वह क्या क्या ले गया, कई सारी हमारे यहाँ की पुस्तकें ले गया और अलग अलग जगह से उन्होंने जो अवशेष लिए थे वो और मूर्तियाँ भी अपने साथ लेकर गया। उससे पहले सम्राट हर्ष द्वारा आयोजित प्रयाग का 6ठा धर्म परिषद जो था उसमें भी उसने हाजिरी दी थी। अब हम आगे देखते हैं कि ह्वेन-सांग ने क्या लिखा था कि हर्षवर्धन के राज्य में 100 बौद्ध मठ थे, कि हर्षवर्धन के समय में उनके राज्य में कितने बौद्ध मठ थे, 100। और प्रजा जीवन सादगीमयी, सात्विक, अत्यंत सुखी, सदाचारी तथा न्याय और सत्य पर आधारित था। छल कपट या वचन भंग को पाप कर्म समझा जाता था। कि हर्षवर्धन के समय में क्या था वो उन्होंने लिखा है कि हर्षवर्धन के राज्य में 100 बौद्ध मठ थे और प्रजा जीवन कैसा था वह भी लिखा है कि सादगीमयी, सात्विक, अत्यंत सुखी और सदाचारी तथा न्याय और सत्य पर आधारित था। ये ह्वेन-सांग ने उनकी जो यात्रा के दौरान देखा था वह उन्होंने राजा हर्षवर्धन के बारे में लिखा। छल कपट या वचन भंग को पाप कर्म समझा जाता था, कि उस समय में किसी के साथ छल कपट करना या दिए हुए वचन का भंग करना उस समय लोग क्या उसको पाप कर्म समझते थे। तो यहाँ पर हमें क्या करना है कि आप द्वारा बनाई गई सूची में से दक्षिण भारत के राज्यों को अलग करके उनके नाम लिखने हैं। कि हम आप लोगों ने जो सूची बनाई है उसमें दक्षिण भारत के जो राज्य है उसको अलग करके लिखने हैं। तो यहाँ पर हमने कन्नौज राज्य के बारे में देखा। अब दूसरा है वातापी। यहाँ पर दूसरा राज्य है वातापी। अब हम इसके बारे में देखेंगे कि इस समय दक्षिण भारत में भी राजा हर्ष जैसा एक पराक्रमी राजा था। कि इसी समय में एक दक्षिण भारत में राजा हर्षवर्धन के जैसा ही पराक्रमी राजा था, जिसके सामने युद्ध में हर्ष की हार हुई। कि उस राजा के सामने जो राजा हर्षवर्धन था उसकी हार हुई थी और उस राजा का नाम है पुलकेशी द्वितीय। तो इस राजा का नाम था, राजा हर्षवर्धन के बाद जो आया था वह है पुलकेशी द्वितीय। राजगद्दी तक की सफ़र। कि इस राजा का जो अब राजगद्दी तक का जो सफ़र है वह देखते हैं। कि दक्षिण भारत में चालुक्य वंश वातापी नगर, बदामी कर्नाटक कहते हैं, में राजधानी स्थापित करके राज्य चलाता था। उसका राज्य अच्छी तरह से फैला हुआ था। पुलकेशी प्रथम वहाँ का बलवान राजा था। कि क्या था कि दक्षिण भारत में चालुक्य वंश वातापी नगर जो है उसमें राजधानी स्थापित करके राज्य चलाता था और उसका राज्य कैसा था, अच्छी तरह से फैला हुआ था। तो पुलकेशी प्रथम वहाँ का बलवान राजा था। उसने अश्वमेध यज्ञ किया था। कि पुलकेशी प्रथम ने क्या किया था, अश्वमेध यज्ञ किया था। उसके ध्वज में वराहावतार का चिन्ह था। पुलकेशी प्रथम के पश्चात उसका पुत्र कीर्तिवर्मा गद्दी पर बैठा। उसके बाद उसका भाई मंगलेश राजा बना, जिससे वातापी में नमूनेदार विष्णु मंदिर बनवाया था। उसके बाद सत्याश्रयी पुलकेशी द्वितीय गद्दी पर बैठता है।
तो यहाँ पर पुलकेशी द्वितीय के पहले जो ये लोग आए थे उसका हमने अभ्यास किया। तो अब इसके बाद जो पुलकेशी द्वितीय आता है तो इसके बारे में भी हम देखेंगे कि उसका समय 610 से 642 था। चालुक्य वंश में पुलकेशी द्वितीय ने लगभग 30 वर्ष तक राज्य किया। कि पुलकेशी द्वितीय जो है उन्होंने कितने वर्ष तक, 30 वर्ष तक राज्य किया। यह राजा खूब प्रतापी और बहादुर योद्धा था। कि वह कैसा राजा था कि वह बहुत ही प्रतापी और बहादुर योद्धा था। उसने अनेक युद्ध जीते। उसने पहले लाट यानी कि दक्षिण गुजरात जो है वह, और बाद में गुर्जर यानी कि उत्तर गुजरात जीता। कृष्णा और गोदावरी के बीच वे वेंगी प्रदेशों पर विजय प्राप्त की। आंध्र प्रदेश भी उसके अधिकार में था। राजधानी वातापी को उसने खूब सुंदर नगर बनाया था। कि ये जो राजधानी है वातापी, तो उसको उन्होंने अच्छी तरह से उसका विकास किया था और बहुत ही सुंदर नगर बनवा दिया था। तो यहाँ पर हमें पुलकेशी द्वितीय की तस्वीर भी दी है। तो उन्होंने इस तरह से अपना राज्य का जो विस्तार है वो किया था। आगे देखते हैं कि जब कन्नौज का राजा हर्षवर्धन, कन्नौज का राजा कौन, हर्षवर्धन, अपनी विजय यात्रा आगे बढ़ा रहा था, तब दक्षिण पर पुलकेशी द्वितीय भी क्या कर रहा था कि अपनी सेना को उत्तर की तरफ ले जा रहा था। जब ये कन्नौज का राजा हर्षवर्धन अपनी विजय यात्रा को आगे बढ़ा रहा था यानी कि उसकी यात्रा और बढ़ा रहा था, तब वह क्या करता था कि दक्षिण का पुलकेशी द्वितीय जो है वो अपनी सेना को लेकर उत्तर की तरफ जा रहा था। ये दोनों महाराजा नर्मदा के पास एक दूसरे से मिले। कि दोनों अपनी सेना को लेकर जा रहे थे और ये दोनों कहाँ मिलते हैं एक दूसरे को, कि नर्मदा के पास एक दूसरे से मिले और विशाल युद्ध हुआ। दोनों आमने सामने एक दूसरे को मिल जाते हैं, दोनों अपनी सेना को लेकर जा रहे हैं, तो वो दोनों नर्मदा के पास दोनों इकट्ठे हो जाते हैं और बहुत विशाल यानी कि बहुत बड़ा युद्ध होता है। हर्ष जैसे महान राजा को पुलकेशी द्वितीय ने हरा दिया। कि हर्षवर्धन जो था वो बहुत महान राजा था, फिर भी पुलकेशी द्वितीय उन्हें हरा देता है। इससे हर्ष की विजय यात्रा रुक गई। इसके कारण क्या हुआ कि हर्षवर्धन ने जो अपनी विजय यात्रा निकाली थी वह रुक जाती है। और क्या होता है, हर्ष पुलकेशी विग्रह से कन्नौज का साम्राज्य नर्मदा तक आकर रुक गया। कि हर्ष और पुलकेशी में जो विग्रह हुआ उसके कारण कन्नौज का साम्राज्य कहाँ तक आकर रुक जाता है कि नर्मदा तक आकर ही हर्षवर्धन का जो राज्य है वह रुक जाता है। पुलकेशी द्वितीय वीर था, उसी तरह कला का भी शौकीन था। ये पुलकेशी द्वितीय जो सम्राट था वो भी कैसा था कि कला का भी वो भी शौकीन था। उसी के समय में वातापी और धारापुरी की गुफाओं का निर्माण हुआ था। कि उसके समय में वातापी और धारापुरी जो है उनमें जो गुफाएं बनवाई है तो उसी समय उसका भी निर्माण उन्होंने करवाया। अजंता की गुफाओं के कई जगह प्रसिद्ध भित्ति चित्र उसी समय बने। कि उस समय क्या हुआ था कि अजंता की जो गुफाएं है वह प्रसिद्ध भित्ति चित्र यानी कि उसके भित्तों पर जो चित्र है वो उसी समय बनवाए गए थे। आगे देखते हैं कि ह्वेनसांग हिंद में घूमते घूमते दक्षिण भारत में पुलकेशी के दरबार में पहुंचा। कि ह्वेनसांग जो था वह घूमते घूमते कहाँ पर पहुंचता है, दक्षिण भारत में पहुंचता है और पुलकेशी के दरबार में पहुंच जाता है। उसके वैभव की ह्वेनसांग ने खूब बड़ाई की है। कि वह उसके दरबार में जाता है तो वहाँ सब देखता है, तो उन्होंने जो लिखा है उसमें उनकी खूब बड़ाई की यानी कि उन्हें खूब उनके बखान किए हैं। ये सभी राजा हिंदू धर्म के उपासक थे। तो ये जो सभी राजा थे तो वो सब हिंदू धर्म के उपासक थे यानी कि हिंदू धर्म में मानने वाले सभी राजा थे। इस समय बौद्ध धर्म मंद पड़ गया था।
कि क्या हुआ था कि इस समय जो बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म में मानने वालों की संख्या कम हो गई थी, यानी कि बौद्ध धर्म मंद पड़ गया था। जैन धर्म की एक शाखा दिगंबर, जैन धर्म की कौन सी शाखा? दिगंबर का प्रभाव बढ़ गया था कि बौद्ध धर्म की एक शाखा थी दिगंबर, तो उस समय उसका प्रभाव बढ़ गया था। हर्ष और पुलकेशी समकालीन राजा थे। हर्ष और पुलकेशी ये समकालीन यानी कि एक ही समय में हुए राजा थे, परंतु हर्ष कुछ युद्धों के पश्चात मन मारकर बैठ गया था। कि क्या हुआ था कि ये जो हर्षवर्धन था वो उन्होंने कुछ युद्ध करे, फिर उन्होंने क्या किया कि वो मन मारकर बैठ गया था, यानी कि उन्होंने अपने मन से हार मान ली थी और वो ऐसे ही रुक गया था। पुलकेशी ऐसा नहीं कर सका कि उसके सामने ये जो पुलकेशी है वो उन्होंने ऐसा नहीं किया। कि परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि कांचीवरम के पल्लव वंश के राजा के साथ, ये कांचीवरम जो है वहाँ जो पल्लव वंश का राजा था उसके साथ उसने युद्ध किया और युद्ध में लड़ते लड़ते पुलकेशी द्वितीय की मृत्यु 642 में हुई। कि हर्षवर्धन तो रुक जाता है पर ये जो पुलकेशी है वह आगे ही युद्ध करता रहता है, और उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने पल्लव वंश के राजा के साथ युद्ध करते करते वह पुलकेशी द्वितीय जो है वो इसी सन 642 में उसकी भी मृत्यु हो जाती है। हर्षवर्धन की मृत्यु उससे 5 वर्ष बाद हुई। कि हर्षवर्धन उसके बाद क्या करता है कि ये जो पुलकेशी द्वितीय है उसकी तो मृत्यु हो जाती है, पर हर्षवर्धन जो है वह कब मृत्यु पाता है कि उसके 5 वर्ष के बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। प्राचीन हिंद के इतिहास में वह अंतिम हिंदू सम्राट था। कि प्राचीन हिंद के इतिहास में हर्षवर्धन को अंतिम हिंदू सम्राट माना जाता है। तो बच्चों यहाँ पर हमने ये जो 2 महान राज्य है कन्नौज और वातापी उसके बारे में देखा, वहाँ के जो सम्राट थे उसके बारे में देखा, और उनकी जो रचनाएं हैं, उनके जो नगर है उन सब के बारे में भी अभ्यास किया। तो यहाँ पर हमारा जो ये पाठ है वो पूरा होता है। तो बच्चों यहाँ पर नीचे जो स्वाध्याय दिया गया है वो तुम्हें इस पाठ का फिर से अभ्यास करके उनके जो उत्तर है वो लिखना है। यहाँ पर स्वाध्याय के जो प्रश्न है वो आपको अपनी कॉपी में लिखना